नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर चर्चा भी करते हैं। आज हम म्यांमार में मचे घमासान और जर्मनी की राजनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका में विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के शवों की तलाश जारी। निकाले गए 40 से अधिक शव। जांच में लग सकता है 1 साल या इससे अधिक का समय। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ईयू द्वारा रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को रोकने की दी धमकी। यूक्रेन के माध्यम से रूसी गैस पारगमन को बहाल करने की मांग की। व्यापारिक उद्देश्यों से ईरान गए 3 भारतीय नागरिक लापता। विदेश मंत्रालय के संपर्क में परिवार। भारत दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास और ईरानी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठा चुका है मामला। कांगो में भीषण हुआ संघर्ष। गोमा के बाद बुकावू शहर की ओर बढ़े विद्रोही। यौन हिंसा की रिपोर्ट पर यूएनएचआरसी प्रमुख ने जताई चिंता। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। म्यांमार में सेना द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट को 1 फरवरी यानी कि शनिवार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में म्यांमार की स्थिति काफी खराब हो गई है। सेना और लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। देश के करीब 80% इलाकों पर इन विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि सैन्य शासन ने एक बार फिर 6 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। म्यांमार में लोकतंत्र को सैनिक बूटों के तले रौंदे जाने का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन 5 साल पहले अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे लोकतंत्र का रात के अंधेरे में जिस तरह गला घोटा गया, उसे जनता ने खारिज करते हुए सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सेना अपने कब्जे में बच गए महज 21% हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। सेना ने शुक्रवार को समाप्त हो रहे आपातकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जुंटा ने चुनाव की तैयारियों और देश की स्थिरता के लिए आपातकाल को जरूरी बताया। सरकार ने पिछले साल आसियान देशों को 2025 में चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। बहरहाल देश को अस्थिरता की आग में झोंकने का कारण भी सेना ही है, जब वो फरवरी 2021 में आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हो गई। इसके बाद सेना और लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तब से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के 95 शहरों पर लोकतंत्र समर्थकों का कब्जा हो चुका है। उत्तरी काचिन प्रांत में सेना के 200 से अधिक ठिकानों और 14 शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि देश के प्रमुख और घनी आबादी वाले शहरों पर सेना का कब्जा अब भी बरकरार है। पिछले साल सैन्य सरकार को सबसे बड़ा झटका रखाइन राज्य में लगा था। विद्रोही संगठन अरकान आर्मी के पूरे राज्य पर नियंत्रण की बात कही जा रही है। पिछले साल के आखिर में अरकान आर्मी ने उत्तरी हिस्से की अंतिम सैन्य चौकी माउंट डा पर कब्जे का दावा किया। अब बांग्लादेश के साथ लगती राज्य की पूरी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर विद्रोहियों का नियंत्रण है। राज्य में पहले से ही हाशिए पर खड़े रोहिंग्या समुदाय के लिए अरकान आर्मी का उदय नई अनिश्चितता लेकर आया है। रोहिंग्या और अरकान आर्मी के रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे, अब स्थिति और भी खराब हो गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्यों पर सेना से हाथ मिला लेने का आरोप लगा रही है। रोहिंग्या बड़े पैमाने पर पलायन कर बांग्लादेश समेत दूसरे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। बुधवार को 100 से अधिक रोहिंग्या एक नाव पर सवार होकर इंडोनेशिया के आचे प्रांत पहुंचे। वर्तमान स्थिति के बाद से सैकड़ों रोहिंग्या इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं।
इंडोनेशियाई सरकार रोहिंग्यों के बढ़ते सैलाब के लिए मानव तस्करी में वृद्धि को जिम्मेदार मानती है। और म्यांमार की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार हर्षवर्धन पंत। उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने जो मैं रखना चाहूँगा वो ये है कि 4 साल पूरे हो रहे हैं जब म्यांमार के अंदर जो जुंटा है, सैन्य शासन है, उसने लोकतांत्रिक सत्ता को वहाँ से हटा दिया था। कैसी स्थिति देखते हैं इन 4 सालों के बाद आप? देखिए, 4 सालों के बाद एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जहां सेना का अपना ही वर्चस्व बहुत बड़े हिस्से से कम होता जा रहा है। तो सेना ने अगर ये कोशिश उस समय जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटाकर अपने को प्रीएमिनेंट पोजीशन पर लाने की जो कोशिश करी थी, उसके बाद ये स्थिति सेना की लगातार खराब होती जा रही है और बाहरी दबाव, अंदरूनी दबाव दोनों तरफ से बढ़ रहा है। और जो लोगों की प्रतिक्रिया रही है वो पहले तो शुरू में जरूर सेना का कुछ हिस्सों में सेना को समर्थन मिला। लोगों को लगा कि शायद सेना बेहतर हालत उनकी करेगी आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद ही वो मोह भंग हुआ और उसके बाद हमने लगातार देखा है कि सेना को बहुत मुश्किल हो रही है कंट्रोल करने में। और जो एक उसने अपना कारण बताया था कि चारों तरफ से समस्याएं हैं और सेना ही उसको कंट्रोल कर सकती है, आज ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि सेना के पास न कैपेबिलिटी है, न सेना इस बात को तैयार है कि वो एक जो स्टेट है म्यांमार की उसको वापस से उसका वर्चस्व स्थापित करे और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली करे। इसीलिए हम बार बार देख रहे हैं कि वो बार बार इलेक्शंस को आगे बढ़ाते जाए। हर्षवर्धन जी, अब वो कहते हैं कि जो जुंटा शासन है वो कहता है कि 2025 में हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन करवाने की तैयारी को लेकर के उन्होंने 6 महीने के लिए और आपातकाल को वहाँ पर बढ़ा दिया है। और इसके बाद जिस तरह की स्थिति है वहाँ पर, चाहे हम रखाइन प्रांत की बात करें या दूसरे इलाकों की हम बात करें, अधिकतर जगहों पर विद्रोहियों का और लोकतंत्र समर्थक जो विद्रोही हैं उनका कब्जा हो चुका है। ऐसे में जब चुनाव की घोषणा या चुनाव करवाने की बात वहाँ पर कही जा रही है, आपातकाल वहाँ पर लगा दिया गया है, तो आने वाले दिनों में ये संघर्ष क्या और बढ़ेगा? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सेना ने जो एक मिलिटरिस्टिक अप्रोच चुना है विद्रोहियों को डील करने का, उससे बेहतर तरीका ये होता कि वो ये कोशिश करते कि सारे जो एक्टर्स हैं सिविल सोसाइटी के हैं या जो इस तरह से सेना के खिलाफ खड़े हैं, उनको एक साथ लेकर आते, कुछ नेगोशिएशंस होते और उसके बाद एक आउटलाइन बनती कि हम किस तरह से लोकतंत्र की बहाली करें। लेकिन यहाँ पर सेना का जो मकसद लग रहा है, जिस तरह से सेना काम कर रही है, पिछले साल किया और अब जब 6 महीने और बढ़ा दिया है, तो उसका सिर्फ एक स्पष्ट रूप से सेना ये कह रही है कि जब तक हमारी स्थिति बैटल ग्राउंड में और उन क्षेत्रों में जहां पर हम लड़ रहे हैं हम ज्यादा मजबूत नहीं हो जाते, तब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है ये संघर्ष और बढ़ेगा और वहां पर जो खून खराबा हमने देखा है, इंस्टेबिलिटी देखी है, वो और बढ़ने की संभावना है। रोहिंग्याओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि रोहिंग्याओं की अगर इस पूरी स्थिति में हम देखें, चाहे हम अराकान आर्मी की बात करें या जुंटा की बात करें, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो रोहिंग्याओं को हुआ है। और रोहिंग्या लगातार यहाँ से तो अधिकतर रोहिंग्या आप निकल ही चुके हैं बर्मा से। अभी ये खबर भी है कि इंडोनेशिया भी वो लोग जा रहे हैं। एक हादसा भी हुआ है कल इंडोनेशिया में, जहाँ पर रोहिंग्या अवैध तरीके से वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनकी नाव के साथ कुछ हादसा हो गया। तो रोहिंग्या की स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे जो ये जद्दोजहद चल रही है म्यांमार में, उसका सबसे बड़ा नुकसान इस कम्युनिटी को, रोहिंग्यास को हुआ है, क्योंकि उनकी जो एक स्टेटलेसनेस जो एक कैटेगरी बन गई है, ये कहाँ के निवासी हैं, इनका क्या आइडेंटिटी है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। खासकर बर्मीज जो म्यांमार में मिलिट्री जुंटा है, वो ये इसको एक कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड इसका अप्रोच नहीं अपना रही है। और इसीलिए हमने देखा कि बांग्लादेश में पहले किस तरह से उथल पुथल हुई और बांग्लादेश और म्यांमार के रिश्तों में आई समस्याएं आई, उसके बाद आसियान के देशों ने कोशिश करी कि वो रोहिंग्या की समस्या को लेकर आगे बढ़ पाए, लेकिन वहां भी कोई सोल्यूशन नहीं वो दे पाए और उसके
बदले जो हम देख रहे हैं कि अब ये इंडोनेशिया तक बात पहुंचती जा रही है, और हमको ये भी पता है कि भारत भी इससे पीड़ित रहा है इस समस्या से। तो कहीं कहीं पर ये एक जो रीजनल प्रॉब्लम के तौर पर, क्षेत्रीय समस्या के तौर पर जो मुद्दा बायलैटरल था, द्विपक्षीय था, वो क्षेत्रीय समस्या के तौर पर खड़ा हो गया है, और इसका समाधान कोई ढूंढने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। हर्षवर्धन जी, आपने भारत की बात कही, ठीक है, रोहिंग्या भारत के लिए, वो रोहिंग्या समस्या से भारत भी दो चार होता रहा है, लेकिन उसके अलावा भारत का पड़ोसी है म्यांमार, और म्यांमार में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है, वहाँ पर सभी इलाकों में जुंटा का कब्जा नहीं है, अधिकतर इलाकों में जुंटा का कब्जा है नहीं वहाँ पर। ऐसे में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परेशानी, और ख़ासकर सीमाई इलाकों में तो अगर रखाइन की हम बात करें तो उसके आसपास का जो भारत का इलाका है वहाँ के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती ये है। बहुत बड़ी चुनौती है, और पहले शुरू से जब भारत ने कोशिश करी थी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस म्यांमार में, उनके साथ बातचीत बनी रहे, और पहले भारत ने ये भी कोशिश करी कि जो मिलिट्री जो युंटा है जिसके साथ जो लोकतंत्र की बहाली वो जल्दी से जल्दी करे, और जब शुरू में मिलिट्री जो युंटा थी उसके पास कंट्रोल था बॉर्डर एरियाज का, तो वहां पर भारत और उनके साथ मिलकर भारत ने कोशिश करी कि जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रबल स्पॉट्स हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया, कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल खत्म हो गया है, और जो विद्रोही ग्रुप्स हैं और वो इतने सारे हैं कि उनको इकट्ठा करना, उनके साथ किसी प्रकार की बातचीत करना अभी असंभव सा लगता है। तो इसके चलते इंस्टेबिलिटी जो बॉर्डर एरियाज में है वो बनी हुई है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, हर्षवर्धन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली, मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कोई स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होना है और चुनावों से पहले अब प्रवासियों का मुद्दा काफी गर्म है। चुनाव पूर्व सर्वे में बढ़त बनाने वाले दल CDU द्वारा अप्रवासियों पर एक कड़ा कानून बनाने के लिए धुर दक्षिणपंथी पार्टी AFD का समर्थन लिया जा रहा है। इसको लेकर देश में काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि चांसलर ओलाफ सोल्ज की पार्टी SPD द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जर्मनी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों को भुनाने में लगे हैं।
चुनावी रण में आप्रवासन का मुद्दा तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। चुनाव से पहले हुए कुछ हमलों और उनमें आप्रवासियों की संदिग्ध भूमिका ने राजनीतिक दलों को इसका भरपूर मौका दिया है। गंभीर होती आप्रवासन की समस्या से निपटने के लिए विपक्षी रूढ़िवादी सीडीयू और सीएसयू द्वारा लाए गए बिल पर शुक्रवार को सत्ता पक्ष के साथ बातचीत सफल नहीं हो पाई। अब वोटिंग के जरिए इस बिल पर फैसला होगा। इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से लागू किया जाएगा। हालांकि बुधवार को भी सीडीयू ने आप्रवासन से संबंधित एक प्रस्ताव को दूरदक्षिणपंथी पार्टी की मदद से पारित कराया था, जिसके बाद जर्मनी की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया था। हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। बढ़ते दबाव के बाद सीडीयू और सीएसयू ने एएफडी का समर्थन नहीं लेने का भरोसा जताया था, लेकिन शुक्रवार को सत्ताधारी एसपीडी ने आरोप लगाया है कि स्थिति ऐसी बना दी गई है कि पहले एएफडी प्रस्ताव नहीं कानून को पारित कराने में मदद करेगी। बुधवार को संसद के निचले सदन में एएफडी की मदद से पारित हुए प्रस्ताव के खिलाफ देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रूढ़िवादी सीडीयू द्वारा दूरदक्षिणपंथी पार्टी एएफडी पार्टी के समर्थन को उसे राजनीति की मुख्य धारा में समाहित करने का एक प्रयास माना गया। जर्मनी की पूर्व चांसलर और सीडीयू की नेता अंगेला मार्केल ने भी अपनी पार्टी के इस कदम की कड़ी निंदा की है। साथ ही विरोध में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल एएफडी खुफिया एजेंसियों की निशाने पर है। इसके कई नेताओं की जांच चल रही है। प्रवासी विरोधी इस दल की हाल के दिनों में लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। बुधवार को संसद में प्रस्ताव पारित होने से उत्साहित एएफडी ने इसके बाद जर्मनी की राजनीति में नई युग की उम्मीद जताई है। आखिर ये आप्रवासन कानून है क्या, जिसे लेकर जर्मनी में बवाल मचा हुआ है? यह इन्फ्लक्स लिमिटेशन लॉ यानी आने वाले प्रवासियों की सीमा निर्धारित करने वाला कानून है। इस कानून के तहत जर्मन रेजिडेंसी कानून में लिमिटेशन के शब्द फिर से परिभाषित किए जाएंगे। जर्मनी में इन्फ्लक्स शब्द को काफी राजनीतिक माना जाता है, जिसका आसानी से प्रवासी लाभ उठाते हैं। जर्मनी में 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर हम जर्मनी की बात करें तो अब वहाँ पर भी चुनाव होने हैं और अमेरिका में भी चुनाव हुए थे। हमने देखा था कि अप्रवासियों का जो मुद्दा था काफ़ी बड़ा वहाँ पर मुद्दा था और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर काफ़ी अच्छे वो चुनाव जीते हैं। जर्मनी में कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में भी जिस तरह से अप्रवासियों का मुद्दा आ रहा है और ख़ासकर धुर दक्षिणपंथी जो पार्टी है एएफडी, उसका सपोर्ट लेने की बात है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पूरे जो अगर पश्चिमी देशों की हम बात करें तो वहाँ पर एक अप्रवासी का जो मुद्दा है, इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, इसने एक बहुत तेजी से गति पकड़ी है और ये सेंट्रल इशू बनता जा रहा है वहाँ की राजनीति में। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पार्टीज सेंट्रिस्ट हुआ करती थी वो अब सेंटर राइट से अपनी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, क्योंकि जो राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग है, वो चाहे एएफडी हो जर्मनी में या और जगह आप फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर नेशनल फ्रंट है मरी ले पेन का, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक हो गए हैं। और कहीं पर ये सेंटिमेंट लोगों को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं पश्चिमी देशों के। उनको ये बताया जा रहा है कि आप जो अप्रवासी लोग हैं उनकी वजह से इकोनॉमी की हालत खराब है, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपकी सारी परेशानियों की जड़ वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं। इसीलिए एक नैरेटिव, एक मूवमेंट बनता जा रहा है और उसके लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। हमने देखा, जिसकी आपने बात करी, अमेरिका में ट्रंप साहब की बढ़त का एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो ये रहा कि उन्होंने बहुत आक्रामक रुख इमिग्रेशन में लिया। और हमने शुरू में ही देखा कि किस तरह से उन्होंने काफी इसको एक नया मोड़ देने की कोशिश करी, बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट को बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बनकर पश्चिमी देशों में सामने आ रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा बदलाव राजनीति में हमको देखने को मिलेगा पश्चिमी देशों में। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एएफडी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, धुर दक्षिणपंथी पार्टी है, वो काफ़ी विवादों में है। उसके काफ़ी जो नेता हैं उनके ऊपर कई सारे वहाँ पर केसेस भी चल रहे हैं। और इस सब के बीच जब सीडीयू ने एएफडी का वहाँ पर साथ लिया इस कानून को बनाने के लिए, तो काफ़ी गुस्सा भी वहाँ पर देखा गया, लोगों में भी वहाँ पर काफ़ी गुस्सा है। हाँ, वहाँ पर एएफडी को क्योंकि एक ऐसी पार्टी माना जाता है जो अनटचेबल की तरह से देखा जाता है, वहाँ पर उसको एक्सट्रीम राइट विंग का जो सेंटिमेंट है, लोगों को लगता है जो मेन स्ट्रीम जर्मन्स हैं कि ये जर्मनी के लिए एक समस्या खड़ी करेगा एएफडी अगर किसी भी प्रकार से सत्ता में आता है, सत्ता में इसकी कोई साझेदारी होती है उसको देखकर। लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि एएफडी का जो वोट शेयर है वो लगातार पिछले 5-6 साल में बढ़ा है। तो एएफडी अब ऐसी पार्टी नहीं रह गई कि कोई मार्जिनल पार्टी है। एएफडी एक प्रोविंस में सरकार में है
तो कहीं पर जो CDU है, जो सेंटर राइट पार्टी है, उसको अगर इमिग्रेशन का मुद्दा आगे बढ़ाना है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। या तो वो जो सेंटर लेफ्ट पार्टी है जो सत्ता में है ओलफ शोल्स की, उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन अगर वहां पर सहमति नहीं बनती है तो CDU को ऐसा लग रहा है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है सत्ता में आने के, कि उसको अगर एंटी इमिग्रेंट अपनी क्रेडेंशियल्स को अंडरस्कोर करना है तो वो AFD के साथ काम करके लोगों को ये दिखा सकती है कि ये पार्टी जो है ये एंटी इमिग्रेशन के मुद्दे को आगे बढ़ाएगी और उसके बारे में सीरियस है। तो मुझे लगता है वो जो एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन उनका चल रहा है, वो अपनी जीत के लिए AFD का समर्थन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे AFD को लेजिटिमेसी मिलेगी और इसी की बात की चिंता जो वहां पर अभी गवर्निंग पार्टी है ओलफ शोल्स की, उसको है। और एंगेला मर्केल ने जैसा कि कहा है कि वो, और काफी सारे लीडर्स ने CDU को छोड़ा है इस मुद्दे को लेकर, तो वहां पर इस बात को लेकर काफी उथल पुथल है और ये बनी रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन यूरोपीय देशों का जिस तरह का हाल है, हम देख रहे हैं कि अभी हर देश में जो हालत है उसमें किसी एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल रहा है, गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में AFD CDU के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव के बाद। बिल्कुल, उनका पोस्ट इलेक्शन कैलकुलेशन भी यही है कि अगर वोटों की हम कोशिश करें साथ काम करना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको AFD का सपोर्ट लेना पड़े बाद में, और अगर बाद में लेना पड़ेगा तो उसके लिए एक तरह से ये जो प्रोसेस है ये टेस्टिंग भी है, टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसका क्या रिएक्शन होगा। तो अगर अभी रिएक्शन, जैसा कि आपने कहा कि वहां पर काफी ज्यादा देखने को आ रहा है, लोग बहुत नाराज हैं इस बात से CDU के, तो अगर CDU को ये लगेगा कि उसका AFD के साथ समर्थन लेना भारी पड़ सकता है तो वो एक स्टेप बैक अभी ले लेगी बाद में लेने के बजाय। तो वो मुझे लगता है एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम AFD के साथ काम कर सकते हैं, क्या लिमिट्स हैं उस पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका में तो अवैध प्रवासी उनको कहा गया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का ये कानून बनाने की जो तैयारी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रवासियों की संख्या को सीमित करने की बात चल रही है, यानी कि प्रवासियों के लिए यहाँ पर दिक्कत होने वाली है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां पर जिस तरह का सेंटिमेंट है वो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ रहा है। और जब भी आर्थिक समस्याएं आती हैं देशों के ऊपर, तो वो जो एक उसका ठीकरा फोड़ने के लिए अप्रवासी एक इजी टारगेट होता है। तो मुझे लगता है ये समस्या बढ़ती रहेगी क्योंकि आर्थिक मंदी वहां पर भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इन दोनों विषयों पर आपने अपना विश्लेषण और काफ़ी सारे तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
हमास ने शनिवार को 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किए जाने वाले 3 बंधकों के नाम दे दिए हैं। हमास के प्रवक्ता ने बताया कि यार्डन बिबास, कीथ सीगल और ओफर काल्डेरन को शनिवार को सौंप दिया जाएगा। इस सबके बीच इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्ला के भूमिगत सैन्य बुनियादी ढांचे और तस्करी मार्ग को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने इन हमलों की निंदा की है। कांगो में M23 विद्रोही रवांडा की सेना के समर्थन के साथ अब गोमा के बाद बुकावो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इस इलाके में बुरुंडी की सेना कांगो की सेना का समर्थन करती है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने यहां एक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस इलाके में शांति सैनिक भी नहीं है, ऐसे में यहां युद्ध और मानवीय त्रासदी का खतरा बढ़ गया है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक नई मिसाइल रक्षा शील्ड बनाने के कार्यकारी आदेश की निंदा की। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर वैश्विक परमाणु संतुलन को बिगाड़ने और अंतरिक्ष में सैन्य टकराव पैदा करने का आरोप लगाया। दरअसल ट्रंप ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल और हवाई हमले के अन्य रूपों के खिलाफ अगली पीढ़ी की अमेरिकी मिसाइल रक्षा शील्ड अमेरिकन आयरन डोम विकसित करने का आदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि 3 भारतीय नागरिक जो व्यापारिक उद्देश्यों से ईरान गए थे वह लापता हैं। हम उनके परिवारों के संपर्क में हैं। हमने इस मामले को दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास और तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है। लापता नागरिकों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मोरक्को के तट पर मानव तस्करी के एक मामले में नाव पलटने से 43 पाकिस्तानियों की मौत के बाद पाकिस्तान में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अहमद इशाक जहांगीर को देश के संघीय जांच एजेंसी के प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। वहीं 50 FIA के अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। 50 अधिकारियों को इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर ड्यूटी के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में अवैध तरीके से यूरोप की ओर जाने वालों का ये कोई नया मामला नहीं है। यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री और दूसरे ढांचों पर हमले बढ़ा दिए हैं। दक्षिणी वोल्गोग्राड क्षेत्र में एक रूसी तेल रिफाइनरी में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में खार्कोव क्षेत्र और डोनबास क्षेत्र में 5 इलाकों को यूक्रेनी सेना से मुक्त कराया है।